हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट करी थी फॉर चंडीगढ़ के जो भी एग्जाम है, तो जिसमें आपका पीआरटी और टीजीटी के एग्जाम अभी आपके होने हैं। तो इसी सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, जो कि आपसे एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा, जो कि है NEP 2020। इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है कि जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स है सभी में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ वो आपके सीटेट में भी पूछा जाएगा। तो अगर आप सीटेट के लिए देख रहे हैं तो भी आप इस टॉपिक को जरूर देखिए। चंडीगढ़ की अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें फॉर मोर वीडियोस। NEP की अगर बात करें तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आई आपकी 2020 में। तो सवाल ये है कि क्या इससे पहले भी कोई NEPs आई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक आजाद भारत में अभी तक कितनी पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन की, तो आप ध्यान में रखेंगे। अभी तक हमारे पास 3 जो है NEP अभी तक आई है, जिसमें आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा पास में चलते हैं। एक आपकी NEP आई थी, वो NEP नहीं, वो NPE कहलाई थी, जो कि आपकी आई थी 1968 में। सबसे पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको कहा जाता है NPE 1968। उसके बाद जो आपकी NPE आई थी वो NPE आई थी आपकी 1986 में। इसको याद करने का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 68 को जस्ट रिवर्स करके इसको याद कर सकते हो। तो 1968 में सबसे पहली पॉलिसीज आई थी, और दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो आपकी 1986 में आई थी, जिसको रिवाइज भी किया गया था 1992 में, अगर आपसे कोई पूछे, जिसे संशोधित किया गया था 1992 में। और जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वो अभी हाल ही में 2020 में आई है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे कि आजाद भारत में अभी तक कितनी पॉलिसीज आई हैं, तो आप बताएंगे 3 पॉलिसीज आई हैं। और अगर आपसे ये कहे कि 21st सेंचुरी में कितनी पॉलिसी आई है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि 21वीं सदी में जो पॉलिसी है ये आपकी नंबर 1 पॉलिसी है 2020 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉलिसीज आई हैं जो कि आप ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए काम की पॉलिसी आपकी 2020, तो इसको ही हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, तो ताकि आपका जो टॉपिक है वो एकदम से क्रिस्टल हो जाए। ठीक है, तो NEP 2020। अब बात करते हैं कि NEP जब 2020 आई तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत जो है हुई होगी। तो आपको ध्यान में रखना है एक नाम जो बहुत जरूरी है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये थे उस समिति के अध्यक्ष, उस समिति के चीफ थे जिन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये जो है इसरो के पूर्व चीफ भी थे, इसरो के एक्स चीफ भी थे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जून 2017 में। जून 2017 में एक समिति बनाई गई थी इनके नेतृत्व में, जिसके अंदर 9 मेंबर्स थे, और इन्होंने जो है अपना एक रिपोर्ट NEP को लेकर के सबमिट किया था। ये रिपोर्ट का आपको डेट जो है जरूर ध्यान में रख लेना है, 31 मई 2019। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपसे पूछा जाता है, आपसे हिंदी में ऐसे पूछ लेंगे कि NEP का जो ड्राफ्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि जो मसौदा है वो कब तैयार हुआ था। तो आपको डेट याद में रख लेनी है 31 मई 2019 को। और फिर इसके बाद इसको अप्रूव कर लिया गया 29 जुलाई 2020 को, इसे अप्रूव कर लिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि NEP को मंजूर कब किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र में इसको अप्रूव कर लिया गया था 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो इसलिए इसको NEP 2020 यहाँ पर कहा जाता है। और ये आपकी बन गई थी NEP 2020, जो कि 21st सेंचुरी की पहली NEP थी। ठीक है, 21वीं सदी की सबसे पहली NEP थी, जिसने रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया था, 1986 की NPE को, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को 1986 को रिप्लेस किया था। और करीब करीब 34 साल के बाद, 34 वर्षों के बाद जो है ये नई NEP आपकी फॉर्मुलेट की गई है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए, और यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपको हेड पता होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको ये 2-3 डेट यहाँ पर याद रख लेनी है, जो कि बहुत ईजी है याद करने में। ठीक है, अब NEP के कुछ हाइलाइट्स हैं जिनको मैं एक ही बार में कवर कर लूंगी और सब कंप्लीट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो NEP के जो हाइलाइट्स है उसमें आपको सबसे पहला हाईलाइट यहाँ पर समझना है। एक चीज तो ये है कि जो पहला एजुकेशन सिस्टम था वो आपका 10+2 का एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें आपकी क्लासेस 1st से स्टार्ट होकर के 12 तक जाती थी। लेकिन अभी जो आपका सिस्टम हो गया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेटर भी। तो 5+3+4 का आपका ये जो स्ट्रक्चर है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, 5+3+3। अब 5 क्या है, 3 क्या है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी।
तो इसमें हाइलाइट्स की अगर बात करें तो अभी जो है एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है, यानी कि शिक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण हो गया है। आपको ये शब्द बहुत ही ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये शब्द ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक पॉजिटिव शब्द है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये है कि अब शिक्षा को सभी तक, यानी कि जो बच्चे पिछड़े बच्चे थे या फिर कमजोर बच्चे थे, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के, जो बच्चे मेन स्ट्रीम में, शिक्षा के मेन स्ट्रीम में नहीं आते थे, ऐसे बच्चों को अब कवर कर लिया जाएगा। इन बच्चों तक भी शिक्षा की पहुंच होगी। तो करीब करीब 2 करोड़ बच्चे जो है एजुकेशन की इस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन बहुत जरूरी था, जो कि इस एनडीपी की एक मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। दूसरा चीज यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि किस कोर्स को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, किस कोर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, तो NEP 2020 के तहत MPhil का जो कोर्स होता था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इसमें 2 स्टार लगा दूंगी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ECCE और FLN। अब आपको ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, स्पेशली जो PRT का एग्जाम देने वाले हैं उनको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपसे यहाँ से हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। ECC क्या है? ECC मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC बोलते हैं, FLN पर बाद में जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ना पता हो तो बच्चे का जो विकास है, जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो बुद्धि का विकास है, वो 85% हो जाता है उसकी 5 साल की आयु तक। ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने CDP पढ़ी है तो। यानी कि बच्चे का जो 85% जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है, कब तक? 5 साल की अवस्था तक। अगर बच्चे का इतना जो बुद्धि है अगर वो विकसित हो जाती है तो मतलब इस टाइम पर बच्चे की केयर भी बहुत ज़रूरी है और इस टाइम पर बच्चे की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि शुरुआती का जो समय है, शुरुआती जो बचपन है बच्चे का, उसमें उसकी केयर को मेंशन किया गया है और उसके एजुकेशन को मेंशन किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है आपके बाल वाटिका में बच्चे पढ़ेंगे, जो आंगनवाड़ी होते हैं, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, उनमें बच्चे का एनरोलमेंट बहुत जरूरी यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि NEP का इसका ये जो 5 लिखा है ना, इसका हिस्सा है, जो कि फाउंडेशनल आपकी स्टेज होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो ECC क्या है भाई? शुरुआती टाइम में बच्चे की देखभाल और बच्चे को अच्छा नरिशमेंट मिले, बच्चे को जो है शिक्षा मिले। जब वो फर्स्ट क्लास में एंटर करे तो वो बिल्कुल खाली दिमाग से एंटर ना करे, वो पहले से ही चीजों को सीखता हुआ आए। तो ये आपका क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि किस एज ग्रुप के बच्चे आता है, तो आप ध्यान में रखेंगे 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 6 के बाद तो बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर कर जाएगा। और अगर आपको ना पता हो तो अभी ये इस साल से हो गया है कंफर्म कि NEP के तहत जो है फर्स्ट क्लास में बच्चा उसी का ही एडमिशन होगा जिसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी। यानी कि उसको सबसे पहले बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में एंटर करना बहुत जरूरी हो गया है इस NEP के तहत। उसके बाद आती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आप हिंदी में भी याद कर लेना इसको, ठीक है? प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा, ऐसे लिख लेना हिंदी में भी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का क्या मतलब है? मतलब जो बेसिक, हिंदी में बता देती हूँ इसको, आधारभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान। अब इसको आप कैसे समझेंगे? इसको आप, ये भी सब NEP का ही हिस्सा है, इसको आप ऐसे समझेंगे कि बच्चे को जो है आधारभूत साक्षरता मतलब बेसिक चीज, बच्चे को पढ़ना आ जाए, बच्चे को पढ़ना आ जाए, बेसिक उसको लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए, बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है, बेसिक जो अंक ज्ञान है, काउंटिंग हो गया, एडिशन हो गया, छोटी छोटी एडिशन हो गई, छोटी छोटी सब्ट्रैक्शंस हो गई, वो बच्चे को यहाँ पर आ जाए। ये है आपका फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ग्रेड 3 तक, यानी कि कक्षा 3 तक बच्चे का जो है ये विकास हो जाना चाहिए, बच्चे को बेसिक राइटिंग आ जानी चाहिए, बच्चे को बेसिक मैथमेटिकल नंबर से प्ले करना आ जाना चाहिए, यानी कि नंबर का, अंक का ज्ञान उसको हो जाना चाहिए है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि FLN के अंदर किस ग्रेड से पहले बच्चे को ये जानकारी हो जानी चाहिए है।
तो आपको ध्यान में रखना है ग्रेड 3 तक जो है बच्चे को बेसिक जो है रीडिंग राइटिंग और जो मैथमेटिकल स्किल है वो बच्चे को आ जानी चाहिए। ये कहना है FLN का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि NEP का हिस्सा है। इतना यहाँ से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो गया। उसके बाद जो मेन लास्ट पॉइंट है वो है, लास्ट नहीं है सॉरी, है मिनिमम डिग्री जो है टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन की, अब वो क्या कर दी गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो ये टारगेट रखा गया है कि जो मिनिमम टारगेट है, मतलब 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है कि अब जो है टीचर्स के लिए अगर उनको पढ़ाना है, अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या कर दी गई है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स यहाँ पर कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत इस साल से की जा चुकी है। इस साल से उसकी शुरुआत की जा चुकी है, फॉर्म वगैरह जो है आपको वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन आपको एज ए टीचर जरूर ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। GER का मतलब क्या होता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, बिकॉज आपसे ये बहुत बारी पूछा जाता है। सकल नामांकन अनुपात, अब ये जो सकल नामांकन अनुपात है वो आपसे स्कूल एजुकेशन में भी पूछा जाता है और हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि स्कूल एजुकेशन के अंदर जो GER है इसको 100% करने का टारगेट कब तक रखा गया है, वो 2030 तक रखा गया है। और अगर हायर एजुकेशन में जाएं, यानी कि उच्च अगर शिक्षा में जाएं, उच्च शिक्षा में कितना परसेंट, तो वो 100% नहीं, इसको 50% करने का टारगेट रखा गया है 2035 तक। और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ध्यान में रखना है कि स्कूल में कब से प्री स्कूल से लेकर के और सेकेंडरी तक बच्चे जो है एनरोलमेंट करें यहाँ पर, इसका जो टारगेट है वो 100% पूरा 100% रखा गया है 2030 तक। और जो हायर एजुकेशन है वहां पर आपको मेंशन करके देंगे कि अगर आपसे स्कूल एजुकेशन का पूछ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन का पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे हायर एजुकेशन का 50% करने का टारगेट 2035 तक का रखा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके बाद ये है कि स्ट्रीम्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। स्ट्रीम्स का क्या मतलब है, आपने देखा होगा जब बच्चा 11th क्लास में जाता है तो अभी तक क्या होता था, या तो वो आर्ट चुनता था या वो कॉमर्स चुनता था या फिर वो साइंस चुनता था। अभी इस चीज को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, बच्चा अपने इच्छा के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को पिक कर सकता है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें ये भी हो जाती थी कि जैसे ऐसे मान लेते थे कि भाई अगर किसी ने साइंस चूज किया मतलब वो इंटेलिजेंट होगा, किसी ने कॉमर्स चूज किया है तो मतलब वो हल्का कम इंटेलिजेंट, ऐसे मानसिकता बन चुकी थी। अगर किसी ने आर्ट लिया है तो मतलब उसका दिमाग नहीं चलता है, ऐसे करके, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। एक IAS का एग्जाम होता है जिसमें काफी सारे आर्ट्स के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो और इसके अलावा इसको स्ट्रीम को टर्मिनेट इसलिए भी किया गया है कि अगर मान लो कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो वो आर्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता था। अगर कोई बच्चा आर्ट पढ़ रहा है, मान लो उसकी दिलचस्पी अगर साइंस में है तो वो उसमें नहीं जा सकता था। तो अभी जो है बच्चा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, तो स्ट्रीम को यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा एजुकेशन पर जीडीपी के कितने % को खर्च करने की बात करी गई है, तो 6% को खर्च करने की बात करी गई है। ये पूछा जाता, ध्यान में रखेंगे। अभी तक जो है वो 1.7% जो है खर्च किया जाता था शिक्षा पर जीडीपी का, अभी इसको 6% जो है खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात यहाँ पर करी गई है। होलिस्टिक का मतलब सबको पता है, सर्वांगीण, चहुमुखी। ठीक है, कंप्लीट ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है ये। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, यानी जिसको आप कह सकते हो सर्वांगीण एजुकेशन की बात करें, सर्वांगीण डेवलपमेंट की विकास की बात करी गई है। और मल्टी डिसिप्लिनरी को हिंदी में बोलते हैं बहुविषयक, यानी कि अब ये कहा गया है कि आप एक विषय को पढ़ाते हुए अदर विषयों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो, इस बारे में भी आपको देखना है यहाँ पर कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप कोई एक विषय पढ़ा रहे हो तो उस विषय में दूसरे विषयों का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हो, वो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है। ठीक है, तो ये शब्द मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे बिकॉज यही शब्द आपसे एज इट इज लिख के पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि रोट लर्निंग भाई एक नेगेटिव टर्म है, ये सबको पता होगा, है ना। रोट लर्निंग मतलब रटन की प्रक्रिया, इस पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि किस पर फोकस किया गया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया गया है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वैचारिक समझ पर, यानी कि बच्चा जो है
चीज़ों को समझ करके करेगा, वो सिर्फ रटेगा नहीं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है जिसको आपने ध्यान में रख लेना है। फिर बात आती है वोकेशनल एजुकेशन। अब एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये कर दिया गया है कि क्लास 6 से आपको किसी भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट को पिक करना होगा जो कि आपको स्किल देगा, जो कि आपको कौशल प्रोवाइड करेगा, जो आपको आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे। वो वोकेशनल सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है और ये आपका क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। मल्टीलिंग्वलिज्म यानी कि बहुभाषावाद। भारत एक मल्टीलिंग्वल कंट्री है, हम तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो एनईपी में ये फोकस किया गया है कि आप जो है हर जिस भी लैंग्वेज के बच्चे हैं उस लैंग्वेज को आप कंसिडर करेंगे। इसके अलावा मदर टंग में बच्चा पढ़ेगा, मदर टंग में यानी कि जो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो मदर टंग है वो 5th क्लास तक, 5वीं कक्षा तक बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा, उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा 5th क्लास तक। और इस चीज़ को एनहांस भी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसको 8th क्लास तक भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कक्षा तक एनईपी 2020 के तहत उस बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। तो 5th क्लास तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसको हम एनहांस भी करते हैं 8 तक, बाकी आपको टिक 5th ही करना है, ठीक है। तो 5th कक्षा तक, ठीक है। तो जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, उसको अप्लाई करने की यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपका अगर कोई भी 2 भाषा, तो आपकी जो है एक भाषा आपकी जो क्षेत्रीय भाषा वो होनी चाहिए। तो मल्टीलिंग्विज्म यहाँ पर ध्यान में रखना, ये जो शब्द है, ठीक है। उसके बाद है एक असेसमेंट बॉडी यहाँ पर क्रिएट करी गई है। आप कह सकते हो एक मूल्यांकन के लिए या फिर आंकलन के लिए एक ऐसी बॉडी को यहाँ पर जनरेट किया गया है जो बच्चों को उसकी नॉलेज को, देखो परख है ये, परख, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परख है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जो कि आपसे पूछी जाती है। तो परख की फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं रटना है। पी से क्या होता है, परफॉर्मेंस, ठीक है। बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा बच्चा। उसके बाद ए से है असेसमेंट, आर से है रिव्यू, ठीक है। और उसके बाद ए से क्या है, एनालिसिस, ठीक है। ए से क्या है, एनालिसिस। और एनालिसिस किसका, नॉलेज का, जो ज्ञान है उसके पास उसका नॉलेज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं शायद। तो नॉलेज और किसके लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। एच का मतलब क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसके ज्ञान का विश्लेषण कहते हैं या फिर संश्लेषण कहते हैं, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा आप इसमें देख लेना, ठीक है। एनालिसिस करना बच्चे के ज्ञान का, किसके लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए। उसके आंकलन की समीक्षा करना, ठीक है, उसके आंकलन की समीक्षा करना। तो आप ना ऐसे हिंदी में कनेक्ट करते हुए चीजों को पढ़ा करो। तो ये क्या है, एक असेसमेंट बॉडी है। ये आप ध्यान में, आपसे पूछा जा सकता है भाई एनईपी में किस असेसमेंट बॉडी का फॉर्मुलेशन किया गया है, तो आप याद रखेंगे परख नाम आप ध्यान में रखेंगे और परख की फुल फॉर्म आपको 101% पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नाम से यह कि परख यानी कि किसको परखेगा, ये बच्चों को परखेगा, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है जो मेक श्योर करेगी कि बच्चे का असेसमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। तो परख आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा बच्चे का जो असेसमेंट है वो कैसा होगा, बच्चे का असेसमेंट 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये एक ऐसी टर्म है जो मैंने इसलिए लिखी है जो आपको याद रखनी है। यानी कि 360 डिग्री सर्वांगीण उन्नति कार्ड, यानी कि बच्चे को सिर्फ आप उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही जज नहीं करेंगे, उसके कितने नंबर आए हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ही जज नहीं करेंगे, बल्कि आप डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं सबको देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो असेसमेंट है वो आपके बहुत सारे आ जाते हैं, आपका सेल्फ असेसमेंट आ जाता है, आपका पीयर असेसमेंट आ जाता है, आपका टीचर असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो मतलब 360 डिग्री चहुमुखी पूरे ऑल राउंड है ना, कोई भी आपका क्षेत्र नहीं बचना चाहिए। तो आपको ये एक टर्म याद रखनी है, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसको कहते हैं चहुमुखी कह लो या फिर सर्वांगीण उन्नति कार्ड, आप इसको बोल सकते हो 360 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे का असेसमेंट कैसा होगा, बच्चे का असेसमेंट कंप्लीट तौर पर होगा, बिल्कुल ही सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए होगा, और ये आपको जरूर यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये हाइलाइट्स थी। इसके अलावा 5 पिलर्स और है जिन पर हमारी एनईपी जो है वो टिकी हुई है, और जो आपका 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है इसको और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपकी एनईपी जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगी।
एनईपी 2020 में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एनईपी 2020 जो है वो कितने फाउंडेशनल पिलर्स पर डिपेंड करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनईपी 2020 के जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ है, आप इनको यहाँ पर स्तंभ भी लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो जो स्तंभ है वो आपके कितने हैं, 5 स्तंभ है, जिसमें पहला है आपका एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में बात करें तो एक्सेस मतलब पहुंच, यानी कि हर बच्चे तक जो है शिक्षा पहुंचे, उसके कास्ट पर डिपेंड ना करे, उसके रिलीजन पर डिपेंड ना होकर के हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, जो कि उसका राइट भी है। तो एक्सेस यानी कि हर बच्चे तक जो है शिक्षा वो पहुंचे, ठीक है। इक्विटी मतलब समानता की बात करते हैं कि समान रूप से जो है शिक्षा बच्चे तक जानी चाहिए। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, कि बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए है, ठीक है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहा है। अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य का मतलब क्या है, ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी हम पढ़ते हैं। और एनईपी भी यहाँ पर 3 से 18 वर्ष की जो है शिक्षा की जो है बात करता है, ठीक है, फ्री एजुकेशन की यहाँ पर बात करता है एनईपी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। अब देखिए एक केस अभी हरियाणा में हुआ है, कनीना में, जिसमें जो स्कूल बस हादसा वहां पर हुआ है, तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है, स्कूल वालों की जवाबदेही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये एक ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताता है, ऐसी नीतियों के बारे में बताता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन अगर रन कर रहा है तो वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की जवाबदेही भी किनकी है, उनकी ही है, ठीक है। तो ये क्या है, जवाबदेही है। तो 5 ये जो आधारभूत स्तंभ है इनको आपने ध्यान में रख लेना, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो मेन चीज है, न्यू स्ट्रक्चर। पहले क्या चीजें थी और अभी जो एनईपी के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रक्चर आया है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, 10+2 का स्ट्रक्चर है। ये 10 और ये 2 यानी कि 10+2 का स्ट्रक्चर है। जबकि यहां पर हम देखें तो ये 5+3+3 एंड +4 का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो न्यू स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्लेस करता है, वो 10+2 के स्ट्रक्चर को रिप्लेस करता है। और जो नया स्ट्रक्चर है वो आपका 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। अब क्या है 5, क्या है 3, क्या है 3 और क्या है 4, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका है 5 ईयर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इन 5 सालों में क्या क्या होगा, तो इन 5 सालों में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, कंप्लीट इसको, ठीक है। इस पूरे 5 साल को क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, बिल्कुल ही शुरुआती चरण इसको बोलते हैं, जिसमें जो शुरुआत के 3 साल होंगे। शुरुआत के 3 साल कौन से, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, 3 साल से लेकर के और 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे इसमें आएंगे। जो हम ईसीसी पढ़ के आए हैं ना, ईसीसी जो हम पढ़ के आए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो आपका इसी एज ग्रुप को दिखाता है, जिसमें बच्चा किस में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, किंडरगार्टन में बच्चा जाएगा, प्ले स्कूल में बच्चा जाएगा। तो ये जो 3 साल है ना, वो आपके ईसीसी के काउंट होते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आते हैं, ठीक है। तो ये ईसीसी अब यहाँ पर जोड़ दिया है। पहले यह क्या था कि बच्चे की जो स्टार्टिंग थी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो केवल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी। कहां से स्टार्ट होती थी, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी, ठीक है। नीचे का ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें इसका कोई भी जो है जिक्र नहीं था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर बिल्कुल ही ब्लैंक था, जिसको अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर 2 पार्ट में कवर किया गया है, जिसमें आपका एक पार्ट ईसीसी आ जाता है, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद 6 साल के बाद बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 2 साल का ये होगा, जिसमें बच्चा पहली क्लास में होगा और बच्चा दूसरी क्लास में होगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे की जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, वो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो प्ले बेस्ड होगी, यानी कि खेल आधारित बच्चा जो है करके सीखेगा, एक्टिविटी कर करके बच्चा सीखेगा। तो ये 5 साल हो गए जो कि इसमें नहीं थे, और ये इसमें यहाँ पर ऐड ऑन हुए हैं। तो इसमें आपको ईसीसी जरूर ध्यान में रख लेना है, स्पेशली अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे, जब बच्चा 3rd क्लास में चला जाएगा, 3rd से लेकर के और 5वीं कक्षा तक, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये जो 3 साल होंगे, ये आपके 3 से 5 साल, जिसको क्या कहलाया जाएगा, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है बच्चे 6 साल तक यहाँ पर हो गए थे, 6 से लेकर के और 8 साल तक के बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, 6 से 8 साल के। अब यहाँ पर 8 से और 11 साल के बच्चे होंगे, क्योंकि 3 साल है ना यहाँ पे, 8 से और 11 साल के बच्चे यहाँ पर होंगे, जो कि प्रिपरेटरी स्टेज में आ गए। अब बिल्कुल एनईपी के अकॉर्डिंग ये कर दिया गया है कि अगर बच्चे की
उम्र 6 साल है तभी वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जो कि इसी साल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, 8 से 11 वर्ष के बच्चे जाएंगे और ये 3 साल का हो गया है। उसके बाद जो आपका मिडिल स्टेज है वो कौन सा स्टेज, जो कि आपका टीजीटी वाला है। ठीक है, आपका कौन से वाला है, ये टीजीटी वाला, जिसमें बच्चा 6 से 8 क्लास में होगा। और यहाँ पर ये भी पूरा उसके 3 साल का है, 6ठी, 7वीं और 8वीं। अब इसमें जो बच्चा होगा वो क्या होगा, 11 to 14 ईयर्स का बच्चा होगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली एज जो है वो निर्धारित कर दी गई है, इसलिए एनईपी में किसकी बात करी गई है, 3 से लेकर के 18 साल के बच्चे की शिक्षा की यहाँ पर बात करी गई। किस एज ग्रुप को, 3 से लेकर के 18 ईयर्स के एज ग्रुप को यहाँ पर एनईपी में कवर किया गया है। ठीक है, तो 3 कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 3 से, ईसीसी से। जब बच्चा 3 साल का होगा तो वो सबसे पहले किस में जाएगा, प्ले स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में, और आप बाल वाटिका जिसको कह सकते हो, जिसके अभी टीचर्स के रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद 11 से 14 साल के बच्चे मिडिल स्टेज में आ जाएंगे। अब इस स्टेज में आपको वोकेशनल शिक्षा यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। आप कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो और आपको ये क्लास 6 से ऑनवर्ड आपको देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर की जानकारी आपको यहाँ पर देने लग जाएगी। फिर बात आती है आपकी जो पीजीटी लेवल होता है 9 to 12th क्लास, 9 to 12th क्लास, ये आपका कितने साल का है, 4 साल का है, 9th 10th 11th और 12th। इसलिए ये 5+3+3+4 का यहाँ पर स्ट्रक्चर रखा गया है, जो कि आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। इसमें जो एज ग्रुप होगा बच्चे का वो 14 से क्या होगा, 18 ईयर्स के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कर दिया गया है। इसमें आप अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम वगैरह नहीं है, स्ट्रीम को कैंसिल कर दिया गया है, ये हम अभी हाइलाइट्स में पढ़ के आए हैं। जबकि इसमें क्या था, आपको स्ट्रीम चूज करनी होती थी। अगर आपको आर्ट लेना है तो आर्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़ेंगे, अगर आप कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है वही आप पढ़ेंगे। साइंस है तो उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल आप सिर्फ साइंस ही पढ़ते थे, आप ना आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। हालांकि इसमें अभी क्या है, ये सब चीजें कैंसिल करके आप अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट्स को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी एनईपी 2020, जिसके अंदर मैंने आपको नया स्ट्रक्चर बता दिया है। फाउंडेशनल पिलर आपको ध्यान में रखने हैं, हिंदी में भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। इसके अलावा जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए और थोड़ा सा आपको इतिहास उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा एनईपी में और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, सभी के साथ ज़रूर शेयर करो। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।